देख रहे हैं जी बिजनेस और खबर चालीसा के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति रायना। एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको मिलती है दिन भर की तमाम खबरें फटाफट। कारोबारी जगत की खबरें होंगी, राजनीति से जुड़ी हुई देश दुनिया की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के साथ दुनिया जहान का हाल। शुरुआत बिजनेस की खबरों के साथ। इल्कर आईसी ने एयर इंडिया के सीईओ पद का ऑफर ठुकरा दिया है। इल्कर आईसी को टाटा सन्स ने 14 फरवरी को एयर इंडिया के सीईओ पद के लिए नामित किया था। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इल्कर आईसी ने कहा कि उनकी नियुक्ति को स्थानीय मीडिया में अलग रंग दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस तरह की धारणाओं के बीच इस पद को स्वीकार करना सही फैसला नहीं होगा। आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने आईसी की नियुक्ति का विरोध किया था। फरवरी में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन 1,33,000 करोड़ रुपए रहा। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में जानकारी दी गई है। पिछले साल फरवरी के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये लगातार 5वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1,30,000 करोड़ के पार रहा है। इसके पहले जनवरी महीने में ये 1,38,000 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू में ये बढ़त ऐसे समय आई है जब जनवरी में कुछ राज्यों में कोरोना की वजह से प्रतिबंध भी लगा था और इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर का बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा और चौथी तिमाही भी ठीक ठाक रहने वाली है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी की फरवरी में बिक्री सालाना आधार पर गिरी है। फरवरी में मारुति की कुल बिक्री 1,64,056 यूनिट रही, जबकि इसी दौरान पिछले साल कंपनी ने 1,64,469 गाड़ियां बेची थी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि चिप संकट के बाद अब मामूली असर ही रह गया है। उधर टाटा मोटर्स ने फरवरी महीने में कुल 77,733 गाड़ियां बेची। पिछले साल फरवरी में टाटा मोटर्स की कुल बिक्री 61,258 यूनिट रही थी। टाटा मोटर्स की फरवरी में घरेलू बिक्री 27% बढ़ी है। भारत पे बोर्ड के साथ लड़ रहे कंपनी के फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने कंपनी के एमडी और डायरेक्टर के पद के रूप में इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी माधुरी जैन को फंड का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में हेड ऑफ कंट्रोल पद से टर्मिनेट कर दिया गया था। बोर्ड को भेजे अपने इस्तीफे में ग्रोवर ने कहा कि उन्हें कंपनी को अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसका वो फाउंडर है। भारत पे ने कहा कि ग्रोवर ने आगामी बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा मिलने के कुछ मिनट बाद ही इस्तीफा दिया। एजेंडे में पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भी शामिल है। बोर्ड को रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार है। सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ने कहा है कि उसके पास अब 6 करोड़ सक्रिय डीमैट खाते हैं। नवंबर 2021 में इनके पास 5 करोड़ अकाउंट थे, यानी 1 करोड़ नए डीमैट खाते सिर्फ 3 महीनों में खुले हैं। सीडीएसएल के एमडी और सीईओ नेहल बोरा ने कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डीमैट खाता खोलने की प्रक्रिया को सुरक्षित और सरल बना दिया है। सीडीएसएल के चेयरमैन बीवी चौबल ने कहा कि नए डीमैट खाते अब महानगर से टियर 2 और टियर 3 शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि भारतीय कैपिटल मार्केट के विस्तार का ये बड़ा संकेत है। चौबल ने कहा कि भले ही सीडीएसएल के पास 6 करोड़ डीमैट खाते हैं, फिर भी उनके डीमैट खाते अभी भी पूरी आबादी के लिहाज से बहुत कम है। आरबीआई ने 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर आर्थिक जुर्माना लगाया है। इनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित और सतना जिले का जिला सहकारी केंद्रित बैंक मर्यादित शामिल है। इसमें से सबसे बड़ा 4.5 लाख रुपए का जुर्माना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर लगा है। आरबीआई ने शहरी इलाकों के कोऑपरेटिव बैंकों के लिए जारी एक्सपोजर मानदंडों और केवाईसी सहित दूसरे नियमों से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर यह जुर्माना लगाया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी हैं। आज से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए हो गई है। इस बीच 5 किलो के सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपए का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में 5 किलो के सिलेंडर की कीमत 569 रुपए होगी। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही हैं, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। देश के सबसे बड़े आईपीओ यानी एलआईसी के आईपीओ का इंतजार बढ़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में संकेत दिए हैं कि अगर यूक्रेन संकट गहराता है तो सरकार इसके समय को लेकर रिव्यू कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब आईपीओ का प्लान तैयार किया गया था तो सब कुछ ठीक था।
आपको बताएं कि सरकार इसी महीने आईपीओ लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज भी जमा हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन संकट के बाद बाजार में भारी उतार चढ़ाव है, ऐसे में सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के बेटे का निधन हो गया है। नडेला के 26 साल के बेटे जेन को जन्म से ही सेरेब्रल पॉलिसी की बीमारी थी। जेन का निधन सोमवार सुबह हुआ। सत्या की 3 बच्चों में जेन सबसे बड़े और अकेले बेटे थे। उनकी 2 बेटियां तारा और दिव्या हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते भारत का एसबीआई प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं के साथ कोई भी लेन देन नहीं करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई की ओर से कुछ ग्राहकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या फिर संयुक्त राष्ट्र की बैन सूची में शामिल संस्थाओं, बैंकों, बंदरगाहों या जहाजों से जुड़े कोई भी लेन देन नहीं किए जाएंगे। एसबीआई ने ग्राहकों को लिखे पत्र में प्रतिबंधित देशों से संबंधित किसी भी लेन देन के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने का भी आग्रह किया। एसबीआई ने इस मामले पर जानकारी मांगने वाले ईमेल या फिर कॉल का जवाब नहीं दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान खार्किव में गोलीबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि गहरे दुख के साथ इसकी पुष्टि वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय परिजनों के संपर्क में है और उन्होंने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। एक दूसरे ट्वीट में बागची ने लिखा है कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन से दूतों से बात कर रहे हैं और भारत की मांग दोहरा रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी हमले में मारे गए छात्र का नाम नवीन शेखरप्पा है और वो कर्नाटक के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही नवीन ने अपने पिता से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नवीन के पिता से बात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि नवीन का पार्थिव शरीर भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। कर्नाटक आपदा प्रबंधन विभाग ने पुष्टि की है कि नवीन खाने का सामान लेने के लिए बाहर गए थे। इसी दौरान हुए हवाई हमले में उनकी मौत हुई। यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में चल रहे मौजूदा स्थिति और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी। आपको ये बताएं कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर पीएम ने 2 बार उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 218 भारतीयों को लेकर एक विमान आज दिल्ली पहुंचा है। ये विमान रोमानिया से दिल्ली पहुंचा है। इसके अलावा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से भी एक विमान दिल्ली पहुंचा है। इसमें 216 भारतीयों को वापस लाया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीयों का स्वागत किया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार यूक्रेन में फंसे हर भारतीय को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गंगा मुहिम के तहत अब तक 2000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार आज थम गया। 6ठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में कुल 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की विधानसभा सीटें शामिल हैं। 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। गोरखपुर में रोड शो का समापन करते हुए योगी ने कहा कि आतंकियों के पैरोकार और अपराधियों को संरक्षण देने वाले विपक्ष का सूपड़ा 10 मार्च को साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 5 चरणों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से काफी आगे निकल चुकी है। 10 मार्च को प्रदेश में बुलडोजर वापस आ चुका होगा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से भगवा रंग पर किए गए कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि भगवा रंग भारतीयता का प्रतीक है। जहां विकास की योजना की मांग होगी वहां पर हम विकास के कार्य कराएंगे। हमने यहाँ पे एक नया टाउन एरिया भी दिया है आपका, लेकिन विकास के साथ साथ बुलडोजर की गतिविधि थमनी नहीं चाहिए। तो मानते हैं ना, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा।
उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का वादा पूरा किया, साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि देश की हवा बदल गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी कभी बीमारू राज्य था, आज देश का नंबर 1 प्रदेश है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आप लोग साथ देंगे तो यूपी में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। मोदी का विजन, योगी का मिशन और जनता का पार्टिसिपेशन। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान 5 मार्च को होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के घर खाना खाया। अमित शाह के साथ इस दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। मणिपुर में पहले चरण में 28 फरवरी को वोटिंग हुई। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं। यहां पर फिलहाल बीजेपी की सरकार है। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ चले किसान आंदोलन के दौरान दर्ज 17 मामलों को दिल्ली सरकार ने वापस लेने की अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें एक मामला 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा से भी जुड़ा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कानून विभाग की राय लेने के बाद मंजूरी दे दी गई। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान दर्ज किए गए 54 मामलों में से 17 को वापस लेने का फैसला किया था। इसमें करीब 200 से 300 प्रदर्शनकारियों और 25 ट्रैक्टर के लाहौरी गेट के जरिए लाल किले पहुंचने का मामला भी शामिल है। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का असर करीब करीब खत्म होता दिख रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,915 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 119 मरीजों की मौत भी सामने आई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 16,765 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। इससे पहले कोरोना के सबसे कम मामले 27 दिसंबर को आए थे। 27 दिसंबर को कोरोना के 6,358 नए मरीज मिले थे। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज घटकर अब 92,472 हो गए हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। खबर चालीसा में आप देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार और ईडी की कस्टडी में चल रहे नवाब मलिक ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से ईडी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की। मलिक ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाए। मलिक की याचिका पर कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा। शिवसेना नेता और बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन तक उनके ठिकानों पर चली आईटी रेड के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एमसीए को यशवंत जाधव की दर्जन भर शेल कंपनियों का पता चला है। सूत्रों का यह कहना है कि जांच में एमसीए को पता चला है कि इन शेल कंपनियों के जरिए पैसे का बड़ा लेन देन हुआ। साथ ही एमसीए को कंपनीज एक्ट की खामियां भी मिली हैं। हरियाणा सरकार ने छठे वेतन का लाभ ले रहे अपने कर्मचारियों को बजट से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आपको बताएं कि बढ़े डीए का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस संबंध में आदेश जारी कर चुके हैं। प्रदेश में यूं तो 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अब भी छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे हैं। अब इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 189% से बढ़ाकर 196% किया गया है। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 31 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं पेश की जा सकती हैं। साथ ही आमजन के लिए भी इसमें बहुत सी योजनाओं की अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। फिलहाल बजट की तैयारियों को लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी सदन में अहम घोषणाएं हो सकती हैं। केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद भगवान की 6 महीने की पूजा अर्चना धाम में ही होगी। कपाट खोलने की तारीख तय करने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में तैयारियां पहले से शुरू हो गई हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर पंचांग गणना के आधार पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख और समय तय किया गया।
साउथ के सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट एक बार फिर आगे बढ़ गई है। प्रभास ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा, आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को 3D में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। ये फिल्म पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी। आदि पुरुष में प्रभास के अलावा कृति सेनन, सैफ अली खान और सनी सिंह नजर आएंगे। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। सोमवार को फिल्म ने 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और इस तरह महज 4 दिन में फिल्म 47 करोड़ के कलेक्शन को पार कर चुकी है और अब फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। शिवरात्रि की छुट्टी होने से फिल्म को आज भी अच्छा फायदा होने की उम्मीद रही और पहले वीकेंड में 39 करोड़ से ऊपर की कमाई की। अगर मुंबई में 50% सिटिंग की शर्त न लगी होती तो कलेक्शन और ज्यादा होता। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर को लेकर खासे चर्चा में बने हुए हैं। अब जानकारी मिल रही है कि ऋतिक रोशन और दीपिका फिल्म में हाई लेवल एक्शन सीन्स के लिए हॉलीवुड स्टंटमैन से ट्रेनिंग लेंगे। ये भारत की पहली एरियल फिल्म है जिसे टॉम क्रूज की टॉप गन के टक्कर में बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि फिल्म इसी साल जून में फ्लोर पर जाएगी। इसे 2023 में रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज किया जाएगा। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म टाइगर 3 और कभी ईद कभी दिवाली को लेकर काफी चर्चा में है। अब कभी ईद कभी दिवाली को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खबर यह है कि सलमान जल्दी फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग को अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू कर सकते हैं। इन दिनों वो टाइगर 3 की शूटिंग में काफी व्यस्त है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद डिज्नी स्टूडियो ने एक बड़ा फैसला लिया है। डिज्नी ने रूस में टर्निंग रेड समेत अपनी सभी फिल्मों की रिलीज को रोक दिया है। इसके साथ ही डिज्नी ऐसा करने वाला पहला हॉलीवुड स्टूडियो बन गया है। वहीं डिज्नी की घोषणा के बाद रॉबर्ट पैटिसन स्टारर द बैटमैन के मेकर्स वार्नर ब्रदर्स ने भी फिल्म की रिलीज को रोकने का फैसला किया है। दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर चाहते हैं कि विराट कोहली अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगा दें। ये मैच मोहाली में होने जा रहा है और विपक्षी टीम श्रीलंका होगी। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का ये पहला मुकाबला होगा जो 4 मार्च से पीसीए स्टेडियम में होगा। 100 टेस्ट खेलने वाली कोहली 11वें भारतीय बन जाएंगे और सुनील गावस्कर ने भारत के लिए पहली बार 100 टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने कहा था कि अपने देश के लिए 100वां टेस्ट मैच खेलना बहुत खास एहसास होता है। आपको बताएं कि भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक 200 टेस्ट खेले हैं। फिलहाल कोहली 100 टेस्ट खेलने वाले 11वें भारतीय बन जाएंगे। वनडे और टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया 4 मार्च से श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या फिटनेस की है। टीम के प्रमुख बल्लेबाज केएल राहुल चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं, लेकिन राहुल से ज्यादा परेशानी भारत के लिए अपने दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की फिटनेस को लेकर है। लेकिन टीम इंडिया के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बताया कि अश्विन फिलहाल फिट लग रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला मेडिकल टीम ही लेगी। महिला क्रिकेट टीम में भारत वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है और वार्म अप मुकाबले चल रहे हैं। ऐसे एक मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर की दमदार परफॉर्मेंस के चलते वेस्टइंडीज को 81 रनों से मात दी। ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है जो कि न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दूसरा वार्म अप मैच खेला है। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा की 66 और 51 रनों की पारी के बदौलत 258 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज 177 रनों पर सिमट गई। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन की वेबसाइट पर सस्पेंड खिलाड़ी के तौर पर दिखाया गया है। इस घटना से भारतीय जिम्नास्टिक्स संघ हैरान है। उसका कहना है कि दीपा कर्माकर कब और कैसे सस्पेंड हुई, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार केवल 28 साल की दीपा ही सस्पेंड है। बाकी सभी भारतीय जिम्नास्ट को एक्टिव के तौर पर दर्शाया गया है। यह साफ नहीं हो पाया कि सस्पेंड का मतलब क्या है। यूक्रेन पर हमला करना रूस को बहुत भारी पड़ने लगा है। फीफा ने अगले आदेश तक रूस को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित करने का निर्णय लिया है। पोलैंड, स्वीडन जैसे देशों के रूस के खिलाफ फुटबॉल मुकाबले खेलने से इनकार करने के चलते फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने पहले ही रूसी खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। आईओसी ने दुनिया भर के देशों से सिफारिश की है कि रूसी और बेलारूसी एथलीट को किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने से रोका जाए। रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमले के बाद अब राजधानी कीव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें
यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन ने सैन्य खुफिया जानकारी साझा की है और बताया है कि रूस की सेना को बीते 24 घंटे में कीव के करीब आने में थोड़ी कामयाबी मिली है। रूसी सेना को यहाँ पर लॉजिस्टिक संबंधित समस्याएं आ रही हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में फिर से भीषण गोलाबारी की है। दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं और अगर परमाणु युद्ध होता है तो फिर करोड़ों लोगों की मौत तय है। लेकिन रूस के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने दावा किया कि लाखों लोगों को मौत के मुंह में झोंककर रूसी राष्ट्रपति ने अपने परिवार को बचाने का पूरा उपाय कर रखा है। रूसी प्रोफेसर ने दावा किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल के दिनों में साइबेरिया के एक सीक्रेट जगह पर बंकर में अपने परिवार के सदस्यों को छिपा रखा है। बंकर को परमाणु युद्ध की स्थिति में सुरक्षा के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में कई लोग यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस बीच टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भी यूक्रेन की मदद के लिए पेशकश की है। आपको बताएं, स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने यूक्रेन की मदद के लिए स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे हैं, जिसमें यूक्रेन में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मिली है। जिसके बाद यूक्रेन की सरकार ने एलन मस्क को थैंक्स कहा। एलन मस्क ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि स्टारलिंक की सर्विस यूक्रेन में एक्टिव है और वहां जल्दी एडिशनल टर्मिनल भी पहुंचेंगे। वहीं गूगल ने भी यूक्रेन की मदद के लिए पेशकश की है। गूगल ने रूस में यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया है। यूक्रेन में रूस के हमले का असर स्पेस प्रोजेक्ट पर पड़ने लगा है। यूरोपीय अंतरिक्ष संगठन ने रूस के सहयोग से अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले का लंबे समय तक असर पड़ सकता है और कई अंतरिक्ष अभियान खटाई में जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर है, जिसके बारे में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी पहले से ही कई तरह की आशंकाएं जता रही है और भारत को लेकर भी डरावनी संभावनाएं बता चुकी है। यूरोप के ताजा फैसले से उसका मंगल मिशन प्रभावित होना तय लग रहा है। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई मानद ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट वापस ले ली है। रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर विरोध जताते हुए वर्ल्ड ताइक्वांडो ने यह फैसला लिया है। वर्ल्ड ताइक्वांडो ने रूसी फौजों के यूक्रेन पर हमले की कड़ी निंदा की और इसे विश्व शांति के लिए एक गंभीर संकट कहा। पुतिन को साल 2013 में ब्लैक बेल्ट की उपाधि दी गई। इससे पहले इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन भी पुतिन का मानद अध्यक्ष का दर्जा वापस ले चुका है। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।